जय हिंद दोस्तों। आज हम मौर्योत्तर काल के अंतिम पार्ट की ओर हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे किस तरह से कुषाण वंश में कनिष्क की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम कनिष्क के बारे में इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि कनिष्क का क्या योगदान रहा है उनके बारे में, चूँकि बेहतर रूप से अगर समझ लें तो पेपर में इससे जो प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से बना पाएंगे, राइट है ना। तो इसी उद्देश्य से हम इस पार्ट को समझेंगे और सेपरेट भी किया है मैंने। चलिए, मौर्योत्तर काल हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो हम आज अंतिम पड़ाव कनिष्क की ओर है। कनिष्क, याद रखिए, जो कुषाण वंश का एक महानतम शासक में आता है। मैंने लिखा भी है कि कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का, याद रखिए, प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित शासक था, यानी वो कुषाण वंश से संबंधित शासक था। यह एक कुषाण वंश का एक महानतम शासक में इसकी गिनती होती है। याद रखिए, जिसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था, यानी 78 ईस्वी में उन्होंने अपने राज्य का रोहन करना, मतलब पदभार संभालना होता है। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार आज उसको मान्य कर रखी है। याद रखिए कि 78 ईस्वी में उन्होंने राज्यारोहण किया, कि इन्होंने कनिष्क ने, जिसके उपलक्ष्य में शक संवत को चलाया था। शक संवत याद रखिएगा, विक्रम संवत और शक संवत दो है। तो याद रखिए कनिष्क ने राज्यारोहण के परिप्रेक्ष्य में राज्यारोहण किया, इसी उद्देश्य में एक शक संवत को चलाया था, जो कि हिंदी के जो चैत्र मास होता है ना, चैत्र का जो महीना होता है, यूजुअली 21 मार्च या 22 मार्च से शुरू होता है। तो याद रखने की चीज़ यह होगी कि कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क थे, जिन्होंने राज्यारोहण किया कब, 78 ईस्वी में। इसी उद्देश्य से राज्यारोहण के वर्ष को यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक शक संवत चलाया था। याद रख लेना, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया, कनिष्क के द्वारा चलाया गया, जो कि हिंदी के चैत्र माह से शुरू होता है। और अगर हम देखा जाए तो वर्तमान की जो कैलेंडर है उसमें 21 मार्च या 22 मार्च से शुरू होता है। कनिष्क को बहुत सारी उपाधियाँ दी गई, जिसमें याद रखिए रोमन सम्राट की तरह से कैसर की उपाधि दी गई, या सीजर कहें। ये कैसर या सीजर की उपाधि दी गई थी किसको, कनिष्क को। तो पूछा जाता है प्रश्न कि कनिष्क को किसकी उपाधि दी गई थी, तो कैसर और सीजर की उपाधि दी गई थी। अच्छा, छत्रप शासन व्यवस्था याद रखना है, छत्रप शासन व्यवस्था भी कनिष्क के द्वारा लागू की गई थी। ये दो बातें इसमें याद हो गई, कैसर या सीजर की उपाधि कनिष्क को दी गई थी, और दूसरा, यह छत्रप शासन व्यवस्था को लागू किया था। छत्रप शासन व्यवस्था यानी क्षत्रिय शासन व्यवस्था को लागू किया था। कनिष्क अपनी राजधानी, जैसे राजा होते थे वो अपने सुविधानुसार अपनी राजधानी बदला भी करते थे, तो उसी तरह कनिष्क ने अपनी जो पहली राजधानी है वह पेशावर, यानी पहली राजधानी पेशावर में, और दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, मथुरा में। ये प्रश्न बहुत बार बनता है कि कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी कहाँ स्थापित की। उन्होंने पेशावर में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और दूसरा मथुरा में। दूसरा कहाँ, मथुरा में। याद रखिएगा, दो राजधानी बनाए उन्होंने, पहली पेशावर, दूसरी मथुरा में। कनिष्कपुर, जब कश्मीर को विजित कर लिया उन्होंने, आई मीन कनिष्क ने कश्मीर पर विजय हासिल की, उसके बाद उन्होंने कश्मीर में एक कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया था। याद रख लेना है, कनिष्क कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद कश्मीर में ही कनिष्कपुर नामक नगर का भी स्थापना करवाया था। किसने, कनिष्क ने। तो कनिष्क के द्वारा जो योगदान है, आप इस मुद्दे को समझिए, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ को और विकसित किया जा सके। चलिए, तो कनिष्क के बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। 78 ईस्वी में उन्होंने राज्यारोहण किया था, और इसी उद्देश्य से उन्होंने, इसी उपलक्ष्य में कहें आप, तो उन्होंने शक संवत को चलाया था। शक संवत हिंदी के चैत्र मास से शुरू होता है, जो सामान्य रूप से 21 मार्च या 22 मार्च से लागू होता है। और उन्होंने कैसर की उपाधि भी धारण की थी, इसे सीजर की उपाधि भी कहें। दूसरा, छत्रप शासन व्यवस्था को भी लागू किया था। कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पेशावर में स्थापित की, और दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित की थी। और याद रखिए, कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म का हृदय से संपोषण एवं संरक्षण करा। हृदय से संपोषण और संरक्षण का तात्पर्य यहाँ यह है कि कनिष्क वास्तविक रूप से दिल से चाहते थे कि बौद्ध धर्म बहुत ही विकसित हो, लोगों के मन मस्तिष्क में इसके प्रति श्रद्धा जागृत हो। इसलिए उन्होंने हृदय से संपोषण और संरक्षण प्रदान किया था। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का। आप याद कर जाइए, सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही हुए जो मौर्य काल में, आई मीन मौर्योत्तर काल में, तो जो एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक के रूप में साबित हुई। याद रख लेना है, कनिष्क बौद्ध धर्म का हृदय से संपोषण एवं संवर्धन किया या संरक्षण किया। कश्मीर के कुंडल वन में, याद रखना है, कश्मीर के कुंडल वन में, यह जगह बहुत ही सुप्रसिद्ध भी है। कारण है इसका कि वसुमित्र की अध्यक्षता में, याद रखिए वसुमित्र भी याद रख लेना है,
कुंडल वन भी याद रख लेना है और कश्मीर भी याद रख लेना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी 4, जिसमें जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वह कश्मीर में ही हुई थी। कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो अब याद कर जाना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी बौद्धों की जो संगीत सम्मेलन जो हुआ करता था वह चौथी सम्मेलन कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी? वसुमित्र के द्वारा हुई थी। यह कौन सी बौद्ध संगीति थी? चौथी बौद्ध संगीति। तो कुल मिला के याद हो गया होगा कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म के जो संत जो उसके अनुयायी थे उनके द्वारा जो संगीतियाँ हुई थी, वह चौथी संगीतियाँ वह कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल में उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा की गई थी। तो इतनी सारी जानकारी आप इससे संबंधित याद रखें, बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रश्न बहुत बार बनते हैं इससे। अच्छा, इनके दरबार में चूँकि पहले ये परंपरा थी कि राजा शासक अपने दरबार में बहुत सारे विद्वान को रखा करते थे, ठीक उसी तरह इनके दरबार में यानी कनिष्क के दरबार में भी पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, अब इसके बारे में ही पढ़ा आपने, नागार्जुन, ये सब बहुत विद्वान लोग थे जो उनके दरबार में रहा करते थे। याद रखिए, कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान रहा करते थे। साथ में आप चरक का नाम सुना होगा आपने, चरक जैसे चिकित्सक भी विद्यमान थे। यानी याद रख लेना है कि चरक किसके दरबार में रहा करते थे? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। दूसरा, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष और पार्श्वनाथ, जो पार्श्व, ये जो आप याद रखिएगा, ये जो 4 हैं यह विद्वान थे और यह चरक जो कि एक चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे, यह उनके दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क जो थे वह कला एवं साहित्य के बहुत ही संरक्षक यानी प्रेमी थे। कनिष्क जो थे वह कला एवं साहित्य के प्रेमी थे। कला एवं साहित्य एक महत्वपूर्ण स्थान आप आगे पढ़ेंगे। गांधार कला, चूंकि कनिष्क के शासन यानी कुषाण के शासन के टाइम में 2 कला विकसित हुई थी, वह गांधार कला और मथुरा कला। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे और भी ज़्यादा, लेकिन याद रखिए वो कला और संस्कृति के पोषक थे यानी संरक्षक भी थे। जिसके समय में मूर्ति कला की गांधार एवं मथुरा कला का जन्म हुआ था। आप याद कर जाइए, कनिष्क के समय में ही गांधार कला और मथुरा कला दोनों विकसित हुई थी, जो कि मूर्ति कला के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा, कनिष्क ने एक विजय भी हासिल की, एक ही नहीं बहुत सारे विजय हासिल की। उसमें याद रखिएगा, चीनी शासक से हमला करने वाले पांचाओं का युद्ध जो है, याद है, पांचाओं से युद्ध किया था। पहले तो उसे जीत का सामना यानी हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन बाद में जो फिर दोबारा जो युद्ध किया उन्होंने, उसमें कनिष्क को विजय हासिल हुआ था। याद रखिए, यानी आफ्टर ऑल उन्हें विजयी होना हुआ। कब? जब उन्होंने चीनी शासक पांचाओं से अपना युद्ध लड़ा था। तो कनिष्क ने अपनी लड़ाई चीनी शासक से भी लड़ी थी, जिसमें पहले तो हार का सामना करना पड़ा, बाद में उन्होंने दूसरी लड़ाई में जीत भी हासिल की। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसको द्वितीय अशोक के नाम से हम जानते हैं, तो वह कनिष्क को ही द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया भी था कि सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही हुए जो बौद्ध धर्म के संरक्षक एवं संपोषक भी बने थे। उन्हीं के समय में बौद्ध धर्म और प्रफुल्लित हुआ था। याद रखिए, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इन तमाम चीज़ों पर आप एक कंप्लीट पकड़ बना लिए होंगे। अब आगे देखते हैं, इसी क्रम में इस कनिष्क वंश का कुषाण वंश का अगर अंतिम शासक की अगर बात करें तो एक वासुदेव थे। याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन थे? कनिष्क वंश। इस वंश के जो अंतिम शासक के बारे में अगर हम याद रखें तो उनका नाम था वासुदेव। याद रखिए, बहुत बार प्रश्न आ भी जाता है कि कनिष्क कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। पहला और अंतिम तो पूछता है, इसमें अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव। याद रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनेगा कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे। अभी मैंने बोला कि कनिष्क के दरबार में ही नहीं, और भी शासक जो हुए अपने दरबार में जो किसी खास क्षेत्र में विद्वता हासिल करते, महारत हासिल किए हुए हैं, उनको अपने पास रखा करते थे। उसमें कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं हम लोग। अश्वघोष, उसमें पहला नाम आता है अश्वघोष का। अश्वघोष क्या थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। अभी आपने सुना वसुमित्र के बारे में, उसकी अध्यक्षता में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। उसमें उपाध्यक्ष एक पद होता है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को देखता है। तो अश्वघोष जो थे वह चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, पहला पॉइंट। दूसरा, वह उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। वह साहित्यकार यानी याद रखिए उनका साहित्य से विशेष लगाव था। या अश्वघोष उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे, यानी पहला याद हुआ। वह चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अच्छा, यह साहित्यकार भी थे। बुद्धचरित एवं सूत्रा अलंकार, याद रखिए अश्वघोष की जो रचनाएं हैं बुद्धचरित और सूत्रा अलंकार,
उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसके बारे में आप ऐतिहासिक रूप से समझ रहे होंगे कि बुद्धचरित अश्व घोष के द्वारा रचित है और सूत्रा अलंकार यानी अश्व घोष की जो रचनाएं हैं उनमें बुद्धचरित और सूत्रा अलंकार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इतनी जानकारी आप अश्व घोष से रखिए। नागार्जुन के बारे में याद रखिए, यह भी विद्वान थे, यह एक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे। याद रखिए, वो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे। इनके बारे में क्या याद रखना है कि जो नागार्जुन एक दार्शनिक फिलोसफर्स थे और वैज्ञानिक भी थे। उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। उनकी तुलना किसकी? नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। प्रश्न में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी, तो याद रखना है नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी। वह बहुत बड़े दार्शनिक एवं वैज्ञानिक भी थे। या उनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो था माध्यमिक सूत्र, याद रखिएगा उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, इससे सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अभी आपने देखा वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो माध्यम अपनाया था माध्यमिक सूत्र, उसके आधार पर उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। तो इतनी जानकारी आप नागार्जुन से भी याद रखें, प्रश्न बन सकता है इनसे और बनता भी है। वसुमित्र की अगर बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अभी आपने पीछे पढ़ा भी था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाष्य शास्त्र की रचना उन्होंने की थी। उन्होंने क्या की थी? वसुमित्र ने महाविभाष्य शास्त्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। याद रखिए, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाष्य शास्त्र को कहा जाता है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? वसुमित्र के द्वारा की गई। और वसुमित्र कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। याद रख लेना। इन तमाम चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखें तो एक लंबे समय तक आप उस पर पकड़ बना पाएंगे। अच्छा, चौथा नाम आता है चरक, जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक थे। याद रखना है कि आयुर्वेद के आचार्य थे। आयुर्वेद के आचार्य चरक के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद के आचार्य थे। दूसरा, कनिष्क के राजवैद्य भी थे। कनिष्क के राजवैद्य यानी तमाम चीज़ें आप किसके बारे में? कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। उनके दरबार में रहने वाले ये विद्वान और ये चिकित्सक, जिनको हम उनके राजवैद्य के नाम से जानते हैं, उनका नाम है चरक। याद रखिएगा। अच्छा, इसके बारे में हम कला एवं संस्कृति की अगर बात कर रहे थे तो उसमें आपको याद रख लेना है कि कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दो कला बहुत ही विकसित हुई थी। वह थी गांधार कला और मथुरा कला। याद रख लेना है, गांधार कला और मथुरा कला। हमने इनमें अंतर बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इन दोनों के बीच में अंतर स्थापित किया जा सके। तो एक पहला काम है कि इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसमें मूर्ति कला विशेष रूप से, तो याद रख लेना है कि गहरे नीले रंग के एवं काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है किसमें? गांधार कला में। जबकि चूंकि हम जब तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो उस चीज़ को बखूबी हम समझ पाते हैं। तो गांधार कला में क्योंकि कनिष्क के कुषाण वंश के शासन काल के जो अंतिम महानतम शासक हुए वह कनिष्क ही थे। उनके समय जो कला विकसित हुई उनमें अंतर स्थापित करें हम लोग। याद रखिए, इनमें जो था गहरे एवं नीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जबकि मथुरा कला में लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इन अंतर को आप समझिए, इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग, उसमें लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग। संरक्षक इसके कौन हुए? शक और कुषाण वंश के शासक, शक एवं कुषाण। जबकि मथुरा कला में सिर्फ कुषाण वंश के शासक ही संरक्षण बन पाए। यह यथार्थवादी मतलब फैक्चुअल फैक्ट पे आधारित है। याद रखिए, यथार्थवादी सिद्धांतों पर आधारित है गांधार कला, जबकि यह आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इन अंतरों को आप समझिए तुलनात्मक रूप से कि यह यथार्थवादी सिद्धांतों पर आधारित है, यह आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह संरक्षक इसके शक एवं कुषाण हुए, जबकि मथुरा वाले के सिर्फ कुषाण हुए। गहरे नीले एवं काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया, इसमें लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसमें बौद्ध की मूर्तियाँ अधिकतर मिली हैं, जबकि इसमें बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की एवं ब्राह्मण धर्म की भी मूर्तियाँ भी मिली है। इस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को अंतर दे करके आप स्पष्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। के बारे में हम लोग चर्चा करें कि मौर्य प्रशासन मौर्योत्तर काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वह केंद्रीकृत था। क्या था? केंद्रीकृत। यह उसकी खास विशेषता में था, केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौर्योत्तर काल में भी देखने को मिला था, जो कि उसकी खास विशेषता में जानी जाती है। अच्छा, जिसके बाद दैवीय तत्वों को समाविष्ट किया गया इसमें, यानी कि केंद्रीकृत बनी रहे इस व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पर क्या हुआ कि दैवीय तत्वों को शामिल किया गया, यानी देवी देवता पर विश्वास लोगों का बढ़ना शुरू हुआ और उनको आधार मान करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मृत राजाओं
की मूर्तियां स्थापित करने की बात की। जो राजा थे वो मर गए, उनकी मूर्तियां भी स्थापित की जाने लगी, यानी दैवीय तत्वों को समाविष्ट किया गया, यानी पूर्वज देवी देवता की मूर्ति उनको विशेष रूप से आस्था के रूप में देखा गया। कारण कि लोगों के मन में हुआ यह केंद्रीकृत व्यवस्था तभी तक चल पाएगी जब हमारे पास क्या होगा, केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। इसको मेंटेन रखने के लिए दैवीय सिस्टम को फॉलो किया गया। यह मौर्योत्तर काल की विशेषता के रूप में समझी गई है, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में, जिसके लिए क्या हुआ, देवकुल प्रथा। देवकुल का मतलब क्या हुआ, मृत राजाओं की मूर्ति बनवाने की जो व्यवस्था थी, इसी को हम देवकुल के प्रथा के नाम से जानते हैं। अच्छा, देवपुत्र उपाधि भी धारण की गई। यह ध्यान दीजिए कि देवपुत्र हुआ या देवकुल हुआ, इस तरह की जो व्यवस्था थी वह कुल मिलाकर के मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक व्यवस्था को बताने की कोशिश किया है। मूर्ति पूजा का आरंभ भी इसी काल में हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ भी कुषाण काल से ही माना जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया कि मूर्ति पूजा कुषाण काल से ही शुरू हुई, यानी देवीय व्यवस्था को, यानी देवी देवता हैं, इस बात को समझने लगे लोग कुषाण काल से ही। इतनी सारी जानकारी आप इस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित आप रखें। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आर्थिक व्यवस्था मतलब क्या हुआ, पैसे, लेन देन, इस तरह की बातें जो थी, धन वैभव की बात, सोना, चांदी, तांबा और शीशा के सिक्के चलते थे उस समय, यानी सोना के, चांदी के, तांबा के, शीशे से करसापन नामक सिक्का, करसापन यानी सिक्कों से संबंधित है, नामक सिक्का बनता था, जिसमें एक विशेष नाम, सोना के सिक्का को निष्क नाम दिया गया, चांदी के सिक्के को शतमान नाम दिया गया और तांबे के सिक्के को काकनी नाम से जाना गया। तो इतना याद रखिए कि सोना के भी सिक्के थे, चांदी के भी सिक्के थे, तांबे के भी थे और शीशे के भी सिक्के थे। यह वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कुषाण वंश के। मौर्योत्तर काल में अगर सिक्का चलता था तो इन सभी धातुओं का चलता था। अच्छा, हिंद यवन यानी हिंदू और यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, यानी गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले हिंद और यूनानी शासकों के द्वारा ही चलाया गया था, जो कि द्विभाषिक थे, यूनानी भाषा में और खरोष्टी, यानी यूनानी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। याद रखिए, यूनानी भाषा और यूनानी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा, इस तरह से आप याद रखें। इन भाषा दोनों, एक तरफ जो है यूनानी था तो दूसरी तरफ खरोष्टी था। इस तरह से द्विभाषिक, दो भाषा में या दो लिपि में थे। हिंदी यूनान शासकों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वह क्या थे, सोने के सिक्के थे, जिसका याद रखिए कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए गए। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, शुद्ध स्वर्ण एक अलग कंसेप्ट है। सिक्के सोने के चलाए गए, ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए वह कुषाणों के समय में ही था। याद रखिएगा, कुषाणों के समय में ही शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। याद कीजिएगा कि शुद्ध सोने का मतलब क्या हुआ, 124 ग्रेन से, इसका मतलब क्या है, 124 ग्रेन से शुद्ध सोने का मतलब, जिस तरह से हम लोग 22 कैरेट पढ़ते हैं तो इस तरह से याद रखिए 24 कैरेट है ना। तो इस तरह से 124 ग्रेन जो है वह शुद्ध सिक्कों की एक पैमाना था। सातवाहनों ने शीशा के सिक्के अतिरिक्त चांदी के, तांबा के, पोटीन एक्चुअली मिश्र धातु था, जो तांबा, शीशा, जस्ता, इसके जो मिश्र धातु थे उसको हम कहते हैं पोटीन। तो पोटीन के भी सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे और शीशा के सिक्के थे। सातवाहन के समय में चांदी, तांबा, प्रोटीन के सिक्के तो थे ही, साथ में शीशे के सिक्के अत्यधिक प्रचलित थे। तो कुल मिलाकर के आप देखें आर्थिक व्यवस्थाएं इस हिसाब से थी। अच्छा, अब हम बात करें वाणिज्य एवं व्यापार की। वाणिज्य एवं व्यापार की अगर बात करते हैं तो इसमें याद रखिए कि वाणिज्य एवं व्यापार मौर्योत्तर काल में बहुत ही प्रगति पे था। तो मैं जस्ट लिखा प्रगति पर था, इसका मतलब क्या है, वाणिज्य व्यापार जो है वह अग्रसर था, आगे बढ़ाई की, यानी चढ़ाई की ओर था, यानी वहाँ पर व्यापार का मार्ग बहुत ही प्रशस्त हुआ था। भारत का मध्य एशिया के साथ और पाश्चात्य विश्व के साथ, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के वेस्टर्न पार्ट में जो सेंट्रल एशिया है, इनका व्यापार जो है वह बढ़ना शुरू हुआ था। साथ साथ जब व्यापार बढ़ेगी तो घनिष्ठता भी बढ़ जाती है। आप याद कर जाइए कि मध्य एशिया का पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठता बढ़ना शुरू हो गया, जिसके कारण व्यापार का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, जिसके कारण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हुआ, यानी शहर और ग्राम दोनों का डेवलपमेंट प्रॉपर होने लगा। आप याद कर जाइए, कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्गों पर नियंत्रण कर रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जो रेशम मार्ग उस समय प्रचलित था वह, जो उसमें क्या देखना है कि रेशम मार्ग का मतलब क्या हुआ, जिस रास्ते से रेशम का व्यापार हुआ करता था उसको हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। तो याद कर जाना है आपको कि कुषाणों ने चीन से ईरान और पश्चिमी एशिया तक
पश्चिमी एशिया और ईरान, चूँकि चीन के से जो है रेशम लाया जाता था। जो रेशम वाले रास्ते थे जहाँ से रेशम का सप्लाई होता था, उस पर नियंत्रण किसका था? कुषाणों का था, जो आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। आपको जानकर के खुशी होगी कि जिससे आमदनी अधिक मात्रा में होती थी, तो वह कुषाण वंश के शासकों ने उस पर नियंत्रण कर रखा था, यानी उन रेशम मार्गों पर कुषाणों का नियंत्रण था। अच्छा, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, याद रखिए, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में, यह जो पुस्तक याद है, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन है ना, ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह जो कि यूनानी नाविक के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है, जो कि अज्ञात है इसके बारे में जानकारी। उसमें बताया गया है कि भारत के द्वारा रोम को जो निर्यात की जाती थी वस्तु, यानी यूनान को जो चीज़ वस्तुएं निर्यात की जाती थी, निर्यात का मतलब भेजी जाती थी रोम के लिए, उन तमाम चीज़ों की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। किससे? पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक से, जिसके बारे में जानकारी यूनानी नाविकों ने दिया है। तो इतनी सारी जानकारी इसके बारे में आप रखते हैं। अगला टर्म आता है शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग के बारे में हम थोड़ा ध्यान दें तो इसमें क्या है कि व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग सबसे पहले। अब याद कीजिए, जब व्यवस्था हमारे पास नोटों का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको आप आर्थिक सिस्टम के नाम से जानते थे, यह प्रचलन में था। लेकिन सबसे पहले मौर्योत्तर काल में ही मुद्राओं का जो प्रचलन प्रयोग में आया। याद रखिए, व्यापार एवं विनिमय, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे वस्तु का आदान प्रदान हो, इसमें मुद्राओं का प्रयोग जो है सबसे पहले मौर्योत्तर युग में ही हुआ था। मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य के अंतिम समय में शिप यानी पैसे का प्रचलन होने लगा, विनिमय के और व्यापार के रूप में। यह एक बहुत बड़ी देन है। अच्छा, प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो उसमें वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग था उस जमाने में भी। अच्छा, इसमें कुछ और भी ध्यान रखना है कि कुछ जगह शाटक नामक वस्त्र मथुरा से, वृक्ष के रेशों से बना वस्त्र मगध से, यानी मगध क्यों प्रसिद्ध था? वृक्ष के रेशों से बना हुआ वस्त्र। दूसरा, शाटक नामक वस्त्र मथुरा से, मथुरा का प्रचलन इसीलिए था। बंग एवं पुंडरू क्षेत्र मलमल के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का क्षेत्र मशालों के लिए प्रसिद्ध था। यानी ये जो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी थी उनमें, वह किसी खास कामों के लिए थी। तो इतना याद रखेंगे कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए विकसित था। तो मथुरा शाटक नामक वस्त्र के लिए, मगध वृक्ष के रेशों से बने हुए वस्त्र के लिए, और बंग एवं पुंडरू क्षेत्र मलमल के लिए, दक्षिण भारत मशालों के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध था। तो यह मौर्योत्तर काल की विशेष देन देखिए आप एक तरह से। अब एक बात और भी समझना है, इसमें निगम के प्रधान को, मौर्योत्तर काल में निगम के प्रधान को श्रेष्ठी नाम दिया गया, श्रेणी के प्रधान को प्रमुख कहा गया, और श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ, दक्षिण भारत में सेट्ठी या चेटियार कहा गया। याद रखिए, सेट्ठी या चेटियार, दक्षिण भारत में उसी को सेट्ठी या चेटियार कहा गया, जबकि उत्तर भारत में सेठ कहा। नाम आपने देखा, किसी को लोग सेठ बोलते हैं, सेठ। यूजुअली जो लोग पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो किसी खास क्षेत्र में निपुण होते हैं, उसको बोला करते हैं। तो यह सब थी व्यवस्था शिल्प एवं उद्योग से जुड़ी हुई। अब बारी आती है मौर्योत्तर कालीन साहित्य के बारे में। कला के बारे में मैंने पिछले वाले सेगमेंट में बता दिया था कि गांधार कला और मथुरा कला किस तरह से विकसित हुई थी। अब इसके बाद बारी आती है मौर्योत्तर कालीन साहित्य की। इसमें क्या है, गाथा सप्तशती की रचना, ये जो साहित्य है वह हॉल के द्वारा की गई थी। दूसरा, महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा, चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा, नाट्य शास्त्री रचना भरत मुनि के द्वारा, मिलिंद पन्हो जिसकी रचना नागसेन के द्वारा। हमने बताया भी था कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के साथ जो है यानी वार्तालाप हुई थी, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। अग्निमित्र और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, याद रखना, कामसूत्र वात्सायन और सौंदरानंद बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा रचित है। इसमें उसके भाई की चर्चा की गई है। स्वप्न वासवदत्ता भास के द्वारा, चारुदत्ता यानी स्वप्न वासवदत्ता कहें, चारुदत्ता कहें, उरुभंग कहें, सब भास के द्वारा रचित है। ये जो साहित्य है वह मौर्योत्तर कालीन साहित्य है, जिसको एक बार याद कर जाएंगे आप तो पेपर में डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। एक और बात समझ लीजिए, मैं पहले भी बता चुका है आपको, इस काल की सबसे जो प्रसिद्ध उपलब्धि थी वह संस्कृत भाषा के कारण। इस काल में संस्कृत भाषा का प्रचलन बहुत ही अधिक था, यानी संस्कृत भाषा प्रयोग में आ चुकी थी। वह इस काल में जो मौर्योत्तर काल में संस्कृत भाषा का बहुत ही बहुमुखी प्रयोग हुआ। सबसे प्रसिद्ध स्मृति के रूप में अगर हम जाने तो मनु स्मृति को जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्मृति किसको जानते हैं? मनु स्मृति के रूप में संस्कृत भाषा का विशेष प्रचलन हुआ। अच्छा, गिरनार अभिलेख जो था वह सबसे संस्कृत काव्य का एक अनूठा उदाहरण है। यह बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि जो गिरनार अभिलेख है वह किस का उदाहरण है, तो संस्कृत काव्य का एक अनूठा है, एक अद्भुत उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ इन तमाम चीज़ों से जानकारी से आप मौर्योत्तर काल को बखूबी समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।